नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। चंडू खाने की गप। मुझे नहीं लगता कि जुडिशरी से बड़ा कोई चंडू खाना है इस देश में। जुडिशरी वह नापदान है जहां पर काले चोगे पहने हुए वकीलों और जजों की आत्माएं उस काले चोगे से भी काली हो गई और इसके पुख्ता प्रमाण हैं। अजीबोगरीब फैसले, न्याय में देरी, करोड़ों लंबित मुकदमे और जजों की 2-2.5 महीने की सैर। 2-2.5 महीने की सैर ही काफी नहीं हो। एक एक जज, अभी एक खबर आई कि एक जज साहब ने कहीं किसी कस्बे या टाउन वगैरह के अपनी सेवाएं लेने से मना कर दिया। लियो लियो हो गए पत्रकार लोग, ताली बजाने लगे। क्यों? क्योंकि 22 नौकर चाकर रहते हैं, बीघे में फैली हुई इनकी कोठियां हैं। इसलिए क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री अय्याश नेहरू ने इन चीजों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, किसी तरह से उन चीजों पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। और इसीलिए हाल ये है कि आज की डेट में जनता का गुस्सा इतना अधिक भड़क चुका है कि वो खुलेआम कभी कोई जूता उछाल दे रहा है पिछले सीजेआई के ऊपर। इस बार सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई को भद्दी गालियां दी गई हैं। भाई 32 वर्षों के बाद आप अचानक किसी को कहते हैं कि हाँ ठीक है बेटा, तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है इसलिए तुम जाओ, तुम ठीक से रहो। 32 साल उस आदमी के जो गए उसका हिसाब कौन देगा? मैं 4-4 पीढ़ियां खत्म हो जा रही हैं मुकदमेबाजी में। हमारे यहाँ कहावतें बन गई हैं कि दुश्मन को भी लोग पुलिस, डॉक्टर और वकीलों के चक्कर न लगवाएं, दुश्मन भी अस्पताल, कचहरी और थाने न जाए। और इसी मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो देखिए और इसमें लास्ट में कुछ ऑब्ससेनिटी भी है, उसको मैं दूर। और Are you the party person? ये देखिए। Yes. प्रबल प्रताप. Yes. जज साहब प्रबल प्रताप भी नहीं Mr. Judicial Servant, I order you to order the registration of FIR against ACP Vikasnagar Lucknow and You're Duplex ordering me. Technologies. You're ordering us. I am the sovereign and Duplex Technology Services for running cybercrime syndicate in across the country. That's all from my side. Everything is on record in 155 pages of the file, and that's all from my side. And these are few papers I have. So at this point, और इसके बाद इसने गालियां बकी हैं जो निश्चित तौर पर उसको हम इंडोर्स नहीं करते हैं, तो वो गालियां हमने आपको नहीं दिखाई हैं, लेकिन इसने सीजेआई को गाली दी है सीधे तौर पर। इसकी कुंठा, इसका फ्रस्ट्रेशन, इसके की बात न सुने जाने। न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का मतलब तो यही होता है ना कि आप जो भी पीड़ित पक्ष है उसको, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है यानी अभी लोकतंत्र में सरकार, तो हमारी सरकार, हमारा न्यायालय न्याय का घर कहा जाता है। लेकिन आपने इसको क्या बना दिया है? कोर्ट बना दिया है, अदालत बना दिया है, जिसमें झूठ, फरेब और खेती की फसल उगती है। आप यशवंत वर्मा को नहीं हटा पाए, आपने उसको पहले तो ट्रांसफर किया, फिर उससे इस्तीफा दिलवा दिया। और इस्तीफा तो इम्यूनिटी है ना साहब, इस्तीफा तो इम्यूनिटी है। अब आप क्या कर रहे हैं कि उसको पूरी तरह से बचा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह आपका आदमी है, इस सिस्टम का पार्ट है। आप कोलेजियम वाले हैं, फलाने के चाचा के ताऊ के मामा करके हैं, फलाने हैं, चिलाने हैं, उन सबको देखना है। आप 40-50 परिवारों ने मिलकर पूरे देश की न्याय व्यवस्था को बंधक बना रखा है। हमारे यहाँ पंचायत होती थी, पंचायत पर कहानी लिखी गई है। प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी सुनिए। बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात न कहोगे, कमाल की लाइन।
अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित विचारों का पथ प्रदर्शक होता है। एक पत्र संपादक अपनी कुटिया में बैठकर किस बर्बरता से, किस दुस्साहस से सरकार की धज्जियां उड़ाता है, लेकिन वही पत्र संपादक अगर सरकार का हिस्सा बन जाए तो उसकी वाणी में कितनी नम्रता आ जाती है। अनकोट। और उस पंच को हमने क्या बना दिया है? गाली बना दिया है साहब। ठीक उसी तरह जैसे इस देश में नेता प्रतिपक्ष होता है, और हमने भी देखा है, हमने तो भाजपा को ही देखा है हमेशा विपक्ष अपने होश से, और 70 वर्षों तक एक खानदान का खुला राज रहा, एक तानाशाही रही इस देश में, एक पार्टी का राज रहा, और 12 वर्षों में इतनी बिलबिलाहट कि आप देश के खिलाफ जाके खड़े हो गए। और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राहुल विंची, जो लगातार इस देश के खिलाफ बोलता है, लगातार इस देश के, और अब उसको कष्ट क्या है? अब उसको कष्ट ये है कि भाई हमें मोदी जी बुलाते नहीं हैं। पुराने जो लोग सब आते हैं, बाहरी लोग सब आते हैं, बाहरी नेता आते हैं, हम विदेशों में जाते हैं तो हमको मिलने नहीं दिया जाता है। मां जाओ यार, तुमको विदेश जाने से नहीं रोका है, तुम मिलो। अगर वो नेता लोग मिलने चाहते हैं, पुतिन तुमसे नहीं मिलना चाहता है, तो इसमें मोदी जी वह क्या करेंगे? पुतिन को छोड़ो, सेशेल्स का राष्ट्रपति अगर तुमसे नहीं मिलना चाहता है, पापुआ न्यू गिनी का नहीं मिलना चाहता है, तो इसमें मोदी जी बात की क्या करें? और सबसे पहली बात, जरा आगे बढ़ने से पहले इनका दर्द सुन लें। ये दर्द देखिए। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं, या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ, तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। तुमसे क्यों मिलने दिया जाए राहुल, तुम पहले ये बताओ। खैर पहले सब छोड़ो, तुमको पहले बता दें कि बाबू, नेता प्रतिपक्ष कोई संवैधानिक पद नहीं। इसको 1977 में, तारीख याद रख, 1977 के सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट है, उसके तहत संवैधानिक मान्यता मिली। संवैधानिक नहीं है पद, वैधानिक मान्यता मिली। 77 का साल कौन सा था? तुम्हारी तानाशाह दादी अपदस्थ हो रही थी, और उस समय जो सरकार आई जनता पार्टी की, उसने विपक्षियों की देखभाल के लिए ये बनवाया कि तुम्हारी वो तानाशाह दादी फिर से कुछ पागलपन न कर बैठे, इस देश के लोकतंत्र को न कुचल दे। संसद में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होता है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति उसको मान्यता देते हैं। सरकार की नीतियों की आलोचना और समीक्षा तुम्हारी भूमिका है, लेकिन तुम आलोचना तो करते नहीं हो, ना समीक्षा करते हो, तुम तो झूठ बोलते हो, 5 बार माफी मांगते हो। तुम आदतन झूठे हो, खानदानी चोर हो और आदतन अपराधी। तुम्हारी सदस्यता तक जा चुकी है, फिर तुमने अपना बहाल करवाया, कैसे करवाया, नहीं करवाया। महत्वपूर्ण नियुक्तियों में जब होता है तो तुमने सीबीआई निदेशक में कितना बवाल काट दिया। जो भी नियुक्तियां होती हैं उसमें तुमको अपने हिसाब से चाहिए। अच्छा, 2014 में कितनी सीटें आई थी बाबा? 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें आई थी भाई। 10% का नियम है इसमें भी नेता प्रतिपक्ष का, तो तुम नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। 2019 में भी 52 सीटें मिली थी, फिर भी 55 सीटें चाहिए थी, तुम उसमें भी नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। 24 में तुम 99 सीट जीते हो, इसलिए नेता प्रतिपक्ष हो। लेकिन तुम क्या करते हो विदेशों में? तुम तो भारत का अधिकारी, तुम कहते हो अटल जी के समय था।
नरसिम्हा राव के समय था इसलिए क्योंकि वो अटल जी थे। तुम कहां उनसे अपनी तुलना, कहां पहाड़, कहां तुम रेंगते हुए कीड़े हैं? अटल जी तो संयुक्त राष्ट्र में संबोधित करने गए थे। अटल जी तो तुम्हारा परनाना जो था उसके बारे में सदाशयता से भरे रहते थे। तुम्हारा परनाना अटल जी से दुश्मनी रखता था, लाहरू, लेकिन अटल जी उसके बारे में भी बोलते थे। और उन्होंने जो अपनी काई रची तुम्हारे परनाना के जाने के बाद, वो आज भी लोग कोट करते हैं। दीपक बुझ गया है, एक अंधेरा छा गया है, भारत माँ का लाल चला गया है। तो अटल जी कवि थे, बहुत कुछ करते थे, कोई अंधेरा वंधेरा नहीं छाया था। तुम्हारा परनाना जब गया तो इस देश को पहली किरण दिखी थी अपने बारे में सोचने की। 70 वर्षों तक तुम लोग रहे। और तुमने जर्मनी में क्या किया था दिसंबर 2025 में? तुम विदेश की धरती पर हो। आज की तारीख में पूरी दुनिया एक टिप पर है। और तुमने क्या किया था कि भारत में वोट चोरी हो रही है। तुमने वहां कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और ईडी सीबीआई भाजपा के लिए हथियार बन। उसी जर्मनी में फिर से तुमने क्या कहा कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया। अबे तुम्हारी दादी के सपने तुमको क्यों आते हैं? तुम्हारे परनाना के सपने क्यों आते हैं? तुम्हारे बाप मरे हुए के सपने तुमको क्यों आते हैं? तुम्हारी माँ जब प्रधानमंत्री थी उसके सपने क्यों आते हैं तुमको? कोलंबिया में तुम अक्टूबर 2025 में गए थे, क्या कहा तुमने? में होलसेल अटैक ऑन डेमोक्रेसी हो रहा है। तुमने चीन से तुलना की। बताओ तुम कितने बड़े देशद्रोही हो, कितने नीच आदमी हो कि भारत का लोकतांत्रिक ढांचा दबाव में है। ये तुमने चीन से तुलना करते हो। चीन में एक पार्टी, एक व्यक्ति की सरकार है और तब तुम ऐसी बात करते हो। एंटी इंडिया नैरेटिव लगातार चलाते रहते हो। तुम संसद में करो, देश के भीतर करो ना आलोचना, विदेशी मंचों पर करते हो। और ये एंटोनियो माइनो का प्रधानमंत्रित्व काल नहीं है जब तुमने वो रोबोट प्रधानमंत्री जो बनाया था उसको पीछे होके, और एंटोनियो माइनो हर एक में साड़ी पहन के और चली आती थी और वो बेचारे मनमोहन जी अपना कोने में पड़े रहते थे। तुम अध्यादेश फाड़ते थे। अब वो दौर नहीं है भाई। राहुल विंची को यह समझना चाहिए, यह समझना होगा कि अब वो दौर नहीं है। सीधी सी बात यह है कि अब इस देश में जागृति का स्तर बहुत लेवल्स पर आगे बढ़ गया है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, और राहुल विंची को खास तौर से, कि अब उसके खानदान की चीजें नहीं चल रही। अब किसी एक खानदान का राज यहां नहीं है, इसलिए यहां पर वो नहीं होगा जो आप चाह लेंगे क्योंकि आप चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। इन बातों को समझना पड़ेगा, इन चीजों को देखना पड़ेगा। पहली बात, आप नेता प्रतिपक्ष कोई संवैधानिक पद नहीं है। कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि आपको विदेशी डेलीगेशन से मिलवाना ही है। यह सरकार का कर्तव्य नहीं है। दूसरी बात, आप सर्वथा निकम्मे और अयोग्य हैं और ये आपने साबित किया है कई बार से, तो इसलिए भी आपको ये अधिकार नहीं है। तीसरे, आप एंटी इंडिया नैरेटिव चढ़ाते हैं, इसलिए भी आपको विदेशों में जाने से, मैं अगर मंत्री रहता तो आपको विदेश जाने नहीं देता, मैं आपका पासपोर्ट जब्त कराता। लेकिन ये मोदी जी है, ये भाजपा की सरकार है, तो ठीक है। आप जो कहते हैं ना गैग ऑर्डर लगा हुआ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, बाबू सही में तुमको पता नहीं है। 75 के दौर का वो काला दौर, किसी से पूछना तुम्हारे चाचा ने क्या क्या किया था। और तुम्हारा बाप एयर इंडिया का विमान लेकर विपक्षी नेताओं की सभा में पर्चे गिराता था, अटल जी की सभा में। जी
भाई असली पप्पू राजीव गांधी बोट क्लब पर सभा हो रही थी और आधे घंटे में 6 उड़ानें भर के 6 बार चक्कर लगा के हेलीकॉप्टर से फेंके गए। ये किताब में लिखा हुआ है, वाजपेयी की जो जीवनी लिखी है, मेमोयर्स है, अभिषेक चौधरी ने, उसमें है, जाके पढ़ लेना। तो दर्शकों, श्रोताओं, हमने 2 विषय लिए, जुडिशरी पर वो गुस्सा और दूसरी तरफ राहुल विंची का रोना। इन दोनों को देख के आपको यह समझ में आता होगा कि मैं चंडू खाने की गप क्यों करता हूं और यह देश एक विशाल चंडू खाना क्यों है। आप जानते हैं मैं हमेशा आपको सवालों के साथ छोड़कर जाता हूं। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर कि हमने कौन सा देश बनाया है, कैसा बनाया है, और क्या ये व्यक्ति, ये लोग, ये व्यवस्था क्या सचमुच आदमियों के जीने लायक। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर किसी अगले विषय पर बात होगी। व्यालोक वाणी को आप जितना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं प्लीज देते रहिए, थोड़ी सी मात्रा और बढ़ाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही हमारी आवाज है। अगर चैनल की सहायता करना चाहते हैं तो QR कोड और फोन नंबर है, आप हमारी सहायता भी कर सकते हैं, सुपर चैट से भी कर सकते हैं, आप हमारे मेंबर्स बन सकते हैं। इन सब कदमों से आप हमारी सहायता करेंगे और आप कर रहे हैं। जिन्होंने भी हमारी सहायता की उन सभी का बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय श्री राम।